अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। बस बाकी उन्हें नहीं आना। मैम आ रहे हैं, बस जो है ना मोड पर आ गए हैं। पहले क्लास हुई है कोई? यस मैम, आप ग्राफ थ्योरी के लिए। इसमें कितने लोग? यस मैम, आई थिंक 12 पार्टिसिपेंट्स थे। ओके जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के बारे में हम पढ़ रहे थे। लीनियर कम्बिनेशन क्या होती है, ये बात हम देख चुके हैं कि अगर वेक्टर्स को हम कांस्टेंट के साथ लिख सकें और सारों को फिर ऐड कर लें तो लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट अगर आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं कि लीनियर कम्बिनेशन को हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, जब भी हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स फाइंड करने हो या सेट के बारे में बताना हो तो फिर हम क्या करते हैं कि लीनियर कम्बिनेशन लिखते हैं और उस लीनियर कम्बिनेशन को ज़ीरो के बराबर पुट कर देते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है कि जितने भी हमारे लीनियर कम्बिनेशन के कांस्टेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कांस्टेंट देख लें K1, K2, K3, जितने भी हमने कांस्टेंट लिए हुए KR, इन सबको किसके बराबर होना चाहिए? ज़ीरो के बराबर। अगर ये सारे कांस्टेंट ज़ीरो के बराबर हैं तो फिर हमारे पास जो वेक्टर्स का सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर कोई एक भी कांस्टेंट नॉन ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वेक्टर्स का सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक हो गया, ये चीज़ हमने की थी लास्ट टाइम, कुछ थ्योरम्स भी किए थे। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम था इधर, वो थ्योरम की स्टेटमेंट एक दफ़ा देख लें क्योंकि इससे आगे भी यूज होना है। वो क्या था कि सेट एस विद टू और मोर वेक्टर्स, नहीं ये वाला नहीं है, लीनियर कम्बिनेशन इसके अंदर है, यही है। A set S with two or more vectors is linearly dependent if and only if at least one of the vectors in S expressible as a linear combination of the other vectors। हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर हम क्या कर सकें, उस सेट के किसी भी वेक्टर को लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में ना लिख सकें। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में वेक्टर्स को ना लिख सकें। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई एक वेक्टर, कोई सा भी वेक्टर सेट एस में से लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सके बाकी वेक्टर्स की, तो फिर ऐसा सेट क्या हो जाता है, ऐसा सेट हमारे पास
लीनियरली डिपेंडेंट बन जाता है। ठीक है जी, ये थ्योरम हमने कर लिया था, इससे अगला भी कर लिया था, याद है कि नहीं? थ्योरम 4 करना है। A set S of vectors, a finite set S of vectors that contains the zero vector is linearly dependent। क्या कंडीशन है हमारे पास? पहले सबसे पहले ये आपने पढ़ लेना है कि हमने थ्योरम में लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है कि या लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। इस वक्त क्या है कि हमारे पास अफाइनाइट सेट की बात हो रही है, एस ऑफ वेक्टर्स डेट कंटेन्स द जीरो वेक्टर, एक ऐसा सेट एस हो जो फाइनाइट हो, ठीक है, वेक्टर्स का सेट जो फाइनाइट है, उसके अंदर एक जीरो वेक्टर भी शामिल है, ठीक है, जीरो वेक्टर भी है, इस लीनियरली डिपेंडेंट, हमेशा क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ऐसा सेट एस जो फाइनाइट हो लेकिन इसके अंदर एक जीरो वेक्टर मौजूद हो, ऐसा सेट लाजमी तौर पर लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, हमने एक सेट एस लिया, इसमें आर वेक्टर्स लिए और एक जीरो वेक्टर को भी शामिल कर लिया, v1 v2 अप टिल vr। लाजमी तौर पर एक वेक्टर हमने लेना है जो जीरो वेक्टर के बराबर है। बी अ फाइनाइट सेट containing the zero vector, then the expression, हमने क्या करना है? लीनियरली डिपेंडेंट बताना है इसको, तो हम क्या करेंगे? इसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमने बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हम v1 के साथ जो कांस्टेंट है उसको जीरो ले सकते हैं। ठीक है, v2 के साथ जो कांस्टेंट है वो भी जीरो हो सकता है, vr के साथ जो कांस्टेंट है वो भी जीरो है, लेकिन जो जीरो वेक्टर है, ठीक है, लेकिन जो जीरो वेक्टर है उसके लिए यहाँ पर जो हमें कांस्टेंट लिखना है, अगर तो ये कांस्टेंट हम जीरो के बराबर लिख लें तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि ये जीरो वेक्टर भी हमें गिवन है, अब जीरो वेक्टर के साथ हम यहाँ पर जो कांस्टेंट लिखेंगे वो कांस्टेंट हम 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो जीरो ही आएगा। This shows that the vectors v1, v2, vr up till 0 are linearly dependent, so S is linearly dependent। ठीक है, जो वेक्टर जीरो है उसके साथ जो आप कांस्टेंट लिखें, ठीक है, वो कोई k कांस्टेंट है, अगर ये k कांस्टेंट है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास k की वैल्यू जीरो हो तो भी इसका आंसर जीरो आएगा, इतने पोर्शन का आंसर, और अगर k की वैल्यू जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो जाए तो भी इसका आंसर जीरो के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है जो जीरो वेक्टर के साथ हम लिख रहे हैं उसके ऊपर कोई भी इस तरह से हम लाजमी बात ये नहीं है, ठीक है, कि इसकी वैल्यू जीरो के बराबर ही हो। ठीक, अगर ये जीरो के बराबर नहीं है, इधर हमारे पास इनफाइनाइट मैनी नंबर्स आ सकते हैं, देयरफॉर जो हमारे पास ये वेक्टर्स का सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ रही है? मैम ये जो हमने जीरो लिया है, मतलब जीरो वेक्टर लिया है, इसके साथ आप कह रही हैं जो कि जो वन लिया है उसको भी जीरो होना चाहिए? नहीं, जो ये वन लिया है इस वन की जगह हम कोई भी के नंबर लिख सकते हैं, कम के को हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो जीरो ही आएगा ना। इन्होंने यस यहाँ पे मैम। स्पेसिफिक वन कर लिया है। ठीक है, अगर हम जीरो यहाँ पर लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर जीरो के साथ भी जीरो लिखें तो इस पूरे का आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तब तो ये लीनियरली यस मैम। इंडिपेंडेंट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जीरो होना जरूरी नहीं है, आप कोई भी के नंबर यहाँ पर लिख लें, के को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी पूरे का आंसर जीरो के बराबर आ जाएगा। इसलिए जीरो के साथ कोई भी नंबर चूंकि मल्टीप्लाई हो जाए आंसर जीरो के बराबर आ जाएगा, तो इस कांस्टेंट के लिए यहाँ पर जो कांस्टेंट के है उसके लिए जीरो होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये क्या बन जाएगा? ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन होती है कि कम से कम एक कांस्टेंट जो है वो जीरो के बराबर ना हो। ठीक हो गया, आगे चलें। यस मैम। A set with exactly two vectors. A set with exactly two vectors is
linearly independent if and only if neither vector is a scalar multiple of the other। क्या कंडीशन है कि हमारे पास एक सेट है जिसमें एग्जैक्टली दो वेक्टर्स हैं। ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो है ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ। क्या कंडीशन है कि कोई भी वेक्टर, दो ही हमारे पास वेक्टर हैं, कोई भी वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल ना हो। ठीक है, neither of the vector is a scalar multiple of the other। इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब है कि हमें बोथ साइड इसको प्रूव कराना है। हम पहले लेते हैं कि लेट एस में हमारे पास दो वेक्टर्स हैं v1 और v2, वी आर सेट विद एग्जैक्टली टू वेक्टर्स। ठीक है, लेट एस बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने कहा कि एस जो है वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हम सपोज करते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी, यहाँ पर जितने भी आपके पास प्रूफ है उसमें हमने देखा है कि कंट्राडिक्शन के साथ हम इसे प्रूव कर रहे थे। इधर भी यही कर लेते हैं। हम कहते हैं कि सपोज ऑन द कंट्राडिक्शन, हम एक कंट्राडिक्शन ले लेते हैं डेट द वेक्टर v1 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द वेक्टर v2। हमने प्रूव करना है कि v1 स्केलर मल्टीपल नहीं है किसका, वेक्टर v2 का। लेकिन हम एक कंट्राडिक्शन ले लेते हैं। क्या लेते हैं कि हम कहते हैं कि v1 जो है वो स्केलर मल्टीपल है किसका, वेक्टर v2 का। ठीक है, सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी डेट द वेक्टर v1 is a scalar multiple of the vector v2। अगर ये स्केलर मल्टीपल है, ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि v1 बराबर है k1 v2। यह बात जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स हैं वो स्केलर मल्टीपल हैं एक दूसरे का, तो यहाँ पर कोई सा भी एक कांस्टेंट लिखते हैं। उस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया है किसका, v1 का। v1 बराबर हो जाएगा k1 v2। दिस implies that v1 minus k1 v2 equals to 0। This shows that S is linearly dependent, which is a contradiction. So neither vector is a scalar multiple of the other। कैसे हमें पता चला कि ये linearly dependent है, क्योंकि यहाँ पर देखें v1 के साथ जो constant हमने लिखा है वो constant इस वक्त हमारे पास 1 है। ठीक है, v1 के साथ जो constant है ये constant हमारे पास 1 है। जो k1 है, स्केलर मल्टीपल भी जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर k एक नॉन जीरो नंबर हो। अगर आपको याद हो, हम इंटर से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी हमने वेक्टर पढ़े हुए हैं। हम कहते हैं कि एक हमारे पास वेक्टर है v1, दूसरा वेक्टर हमारे पास v2 है। इनका स्केलर मल्टीपल क्या होता है, हम कहते हैं कि लेट के हमारे पास कोई सा कांस्टेंट है जो कि नॉन जीरो है, स्केलर ले लेते हैं। अब एक वेक्टर, कोई सा भी वेक्टर लिख लें, v1 को हम किसके बराबर ले लेते हैं, किसके, v2 के। ठीक है, यहाँ से जो k हमारे पास कांस्टेंट है ये भी इस वक्त नॉन जीरो है। जो यहाँ पर v1 के साथ कांस्टेंट लिखा हुआ है, v1 के साथ हमारे पास यहाँ पर 1 है, ये भी नॉन जीरो है। अगर एक भी कांस्टेंट नॉन जीरो के बराबर, नॉन जीरो हो जाए, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, हमने ऑन द कॉन्ट्रेरी सपोज किया। क्या सपोज किया कि v1 और v2 स्केलर मल्टीपल हैं ऑफ ईच अदर। ठीक है, v1 को हमने स्केलर मल्टीपल ले लिया v2 के, तो हमारे पास एक कांस्टेंट k1 एग्जिस्ट करेगा। सच दैट v1 बराबर है k1 v2। इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं, v1 माइनस k1 v2 इक्वल्स टू 0। ये एक लीनियर कम्बिनेशन आ गई। ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन को हमने 0 के बराबर पुट किया हुआ है। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट 1 है, यहाँ पर एक कांस्टेंट k1 है। यहाँ पर 1 जो है ये 0 के बराबर नहीं है। दिस शोज दैट S इज लीनियरली डिपेंडेंट विच इज अ कंट्राडिक्शन। हमने कहा था कि हमारे पास जो सेट है वो कैसा सेट है, वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ठीक है, दिस इज अ कंट्राडिक्शन ऑन द फैक्ट दैट neither the vector is a scalar multiple of the other। एक साइड हमने प्रूव की। सेकंड क्या है, कन्वर्सली हम क्या लिखेंगे कि लेट neither vector is a scalar multiple of other। कोई भी वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है। Then we have to show that, हमें क्या शो कराना है, S is linearly independent। S हमारे पास कैसा है, linearly independent है। Again हम on the contrary suppose कर लेते हैं कि S हमारे पास linearly dependent है। ठीक है, अगर ये linearly dependent है then there exist constants k1 and k2
such that at least one of them is non-zero। ठीक है, अगर ये linearly dependent है तो कांस्टेंट में से दो ही कांस्टेंट है हमारे पास k1 और k2, इनमें से कम एक कांस्टेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो 0 के बराबर ना हो। हमने लेट कर लिया कि k1 ऐसा कांस्टेंट है जो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखी, k1 v1 प्लस k2 v2 0 के बराबर है। यहाँ से v1 किसके बराबर आ जाएगा, v1 बराबर आ जाएगा माइनस k2 ओवर k1 v2। ठीक है, जब यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि हमने v1 को v2 की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया है, बल्कि ये क्या बन रहा है कि v1 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ v2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है कि v1 वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ v2। हमने कहा था कि हमारे पास v1 और v2 एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंट्राडिक्शन में क्या आ रहा है कि v1 is the scalar multiple of v2। जब हमारे पास ये contradiction आ गई, this shows that our assumption is wrong। हमारी assumption क्या थी कि s is linearly क्या है, dependent। s को क्या होना चाहिए, linearly independent। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, सारी थ्योरी पढ़ने वाली है इधर। मैम ऊपर से गुजर रही है वैसे तो। ऊपर से ही गुजर रहा है। बस एक बात याद रखें, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो एक थ्योरम जो हमने पहले पढ़ा था वो ये था कि अगर हमारे पास सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट अगर हमारे पास सेट है, तो कोई भी वेक्टर दूसरे वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या ज़रूरी है, तो कोई भी वेक्टर, उस सेट का कोई भी वेक्टर उस सेट के बाकी वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसी का जो रिवर्स है कि अगर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हो, सेट ऑफ वेक्टर्स अगर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बाकी थ्योरम जो है वो उसी के मुताबिक चल रहे हैं। ठीक है, इधर हमने जैसे यहाँ पर क्या काम किया, इसमें हमें गिवन था कि दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, एक सेट S है जिसमें दो वेक्टर्स हैं। जब दो वेक्टर्स हैं तो हमने क्या बताना था कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है अगर क्या कंडीशन हो कि कोई भी वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल ना हो, उन दोनों में से कोई भी वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल ना हो। ठीक है, हमने S एक सेट लिया जिसमें एग्जैक्टली दो वेक्टर थे। हमने कहा कि S हमारे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, चूंकि ये बोथ साइड हमने थ्योरम को प्रूव करना है, इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है। हम लेट कर लेते हैं कि S हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है और हमने इस वक्त प्रूफ क्या कराना है, हमने प्रूफ कराना है कि नेदर ऑफ द वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। लेकिन प्रूफ करने का मेथड हम कौन सा अडॉप्ट करें कि हम कंट्राडिक्शन के साथ इसे प्रूफ करेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि वेक्टर v1 जो है वो v2 की स्केलर मल्टीपल है, v1 जो है वो v2 का स्केलर मल्टीपल है। ठीक है, जब ये स्केलर मल्टीपल है तो आप क्या लिखेंगे कि v1 बराबर है k1 v2 के, यहाँ से v1 माइनस k1 v2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास एक तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन बन गई है। इस लीनियर कॉम्बिनेशन में आप देखें कि एक यहाँ पर कांस्टेंट 1 है। ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट कौन सा है, k1। अब इसी को देख लें कि 1 जो है वो एक नॉन जीरो नंबर है। 1 जब हमारे पास नॉन जीरो नंबर है तो इसका मतलब है कि ये जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखी है ये क्या होगी, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगी। एटलीस्ट वन कांस्टेंट अगर हमारे पास नॉन जीरो आ जाए तो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक है, एक साइड हमारा प्रूफ हुआ। अब सेकंड के लिए हमने क्या करना था, सेकंड के लिए हमने ये करना है कि लेट करना है कि neither of the vector is a scalar multiple of the other, और हमने प्रूफ क्या करना है कि S is linearly independent। ठीक है, यही हमने यहाँ पर काम किया। Let the neither the vector is a scalar multiple of the other, then we have to prove that S is linearly independent। S को linearly independent proof कराना है तो हम let कर लेते हैं on the contrary contradiction के साथ again हम proof कर रहे हैं कि let S is linearly dependent। हमने कहा कि S हमारे पास
लीनियरली डिपेंडेंट है। अब लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसकी क्या कंडीशन होती है, आपने इसकी लीनियर कम्बिनेशन बनानी है, ठीक है, K1 और K2 के साथ लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे। इनमें से एटलीस्ट वन स्केलर को नॉन जीरो होना चाहिए। लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट वन स्केलर नॉन जीरो हो। हमने कहा कि लेट हमने कर लिया कि K1 जो है ये जीरो के बराबर नहीं है। अब क्या होगा, हमने इधर से V1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से V1 को हम लिख सकते हैं -K2 ओवर K1 V2। ये चीज क्या शो कर रही है, ये चीज शो कर रही है कि V1 is the scalar multiple of V2। V1 is scalar multiple of V2। जब ये स्केलर मल्टीपल आ गया तो इसका हमने कहा था, हमने यहाँ पर लेट किया हुआ था कि ये कोई भी वेक्टर एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्केलर मल्टीपल आ गया है। दिस शोज दैट हमारी असम्पशन रॉन्ग थी, सेट को क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, 2 दफा आप करा दिया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ आई गई होगी कुछ ना कुछ, ऐसी बात नहीं है। An infinite set is said to be linearly independent set if each of its finite subset is linearly independent। क्या चीज है हमारे पास, पहले हमने फाइनाइट सेट की बात की, ऐसा सेट जिसमें वेक्टर्स की तादाद काउंट की जा सके फाइनाइट सेट होता है। इस वक्त हमारे पास क्या है कि एक इनफाइनाइट सेट S है। इनफाइनाइट सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्या कंडीशन है, अगर उसका हर सबसेट, अगर उसका हर फाइनाइट सबसेट, ठीक है, क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, अदरवाइज इट इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। एक हमारे पास सेट S इनफाइनाइट सेट है, S लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्या कंडीशन है कि अगर उसका हर फाइनाइट सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, अदरवाइज हमारे पास वो सेट क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। ठीक है, अगर हर सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर S हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। बंदर था तो फजर बंद कर ओह किताबी का नहीं मैं माइक ना बंद करना। अच्छा, लेट P3 क्या चीज है, लेट P3 बी द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3। P3 हमारे पास क्या चीज है, पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल की वेक्टर स्पेस है, और पॉलिनोमियल कौन सा इस वक्त, लेस देन और इक्वल्स टू 3, डिग्री 3 के पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, डिग्री 3 के पॉलिनोमियल है, या उससे छोटे भी हो सकते हैं, डिग्री 2 के भी हो सकते हैं, डिग्री 1 के भी हो सकते हैं। टुगेदर विद द जीरो पॉलिनोमियल ओवर R, डिटरमिन वेदर द पॉलिनोमियल्स, 3 पॉलिनोमियल हमें गिवन है, एक पॉलिनोमियल है ये भी डिग्री 3 का है, सेकंड पॉलिनोमियल है ये भी डिग्री 3 का है, एंड थर्ड पॉलिनोमियल ये भी डिग्री 3 का है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है P3 जिसमें क्या है, सारे पॉलिनोमियल्स हैं, उन पॉलिनोमियल्स की डिग्री या तो 3 है या फिर 3 से लेस है। इस वक्त हमें क्या, 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है, तीनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 है। हमने बताना है कि क्या ये सेट जो P3 है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, जब भी हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट बताना है, आपको क्या करना है, लीनियर कम्बिनेशन लिखनी है, जो आपको यहाँ पर वेक्टर्स गिवन है या पॉलिनोमियल्स गिवन है, जो भी चीज़ गिवन है उनकी लीनियर कम्बिनेशन लिखनी है और उसको 0 के बराबर पुट करना है। ठीक है, हमने K1, K2 और K3 तीन स्केलर ले लिए, हर पॉलिनोमियल को, ये पहला पॉलिनोमियल है इसको K1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड पॉलिनोमियल को K2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और थर्ड पॉलिनोमियल को हमने K3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 के बराबर इसको पुट कर दिया। अब हमारा काम क्या होगा कि x3 वाली टर्म्स को अलग कर दें, यहाँ से भी x3 वाली टर्म लें, सेकंड पॉलिनोमियल से भी x3 वाली टर्म ले लें, और थर्ड पॉलिनोमियल में से भी x3 वाली टर्म ले लें। x3 वाली टर्म्स को अलग कर दिया, x पावर 2 इनको हमने अलग कर दिया, x वाली टर्म्स को अलग किया, और कांस्टेंट टर्म्स को हमने अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास
4 इक्वेशंस आ गई। 4 इक्वेशंस आ गई। पहली हमारे पास x3 वाली है, सेकंड हमने x2 वाली लिखी है, थर्ड में हमारे पास x वाली टर्म्स आ गई हैं, और जो लास्ट है इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गई। ये हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम है। इसका हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, वही पुराना काम है इस वक्त हमारे पास। इसका हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, एचेलॉन फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर देंगे। जब हम इसको एचेलॉन फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ से आप लिखेंगे, रिड्यूस में कर लें चाहे, इधर से हमारे पास क्या आ रहा है, इधर से हमारे पास आ रहा है कि मैट्रिक्स ए का रैंक 3 के बराबर है। जो मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक भी हमारे पास 3 के बराबर है, ठीक है। दोनों रैंक्स आपस में इक्वल हैं। जब दोनों रैंक्स इक्वल हों और नंबर ऑफ कांस्टेंट्स के बराबर हो, नंबर ऑफ कांस्टेंट या नंबर ऑफ अननोन, सॉरी नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ अननोन, वो हमारे पास कितने हैं, k1 k2 k3, ये भी 3 है। जब ये तीनों चीजें आपस में इक्वल है तो सोल्यूशन कंसिस्टेंट होता है और उसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास k1 की वैल्यू भी 0 आ रही है, k2 की वैल्यू भी 0 आ रही है और k3 की वैल्यू भी 0 आ रही है। जब ये तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखी थी वो क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जब हमारे पास जितने भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि जो वेक्टर्स हैं, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और जो पॉलिनोमियल है या वेक्टर आपको गिवन है वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया जी, इसमें तो कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट है, अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए बी सी एंड डी द मैट्रिसेस, 3 मैट्रिसेस गिवन है, आर लीनियरली डिपेंडेंट इन M22। M22 क्या है, M22 हमारे पास एक सेट है जिसमें सारे मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 2 है, ठीक है। नंबर रोज की तादाद भी 2 और कॉलम्स की तादाद भी 2। M22 हमारे पास क्या चीज है, ऐसे तमाम मैट्रिसेस का सेट है जिसके ऑर्डर क्या होते हैं, 2 होते हैं, मतलब कि रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद 2 है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने बताना है कि अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए बी सी एंड डी, ए बी सी और डी पर हमारे पास ऐसी क्या कंडीशन हो कि जो मैट्रिसेस हमें गिवन है, 3 मैट्रिसेस, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो, ठीक है। हमने क्या किया, k1 k2 और k3 3 कांस्टेंट ले लिए। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने क्या करना होता है, 0 के बराबर पुट करना होता है। अब चूंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन हम वेक्टर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं और सारे ही वेक्टर्स का ऑर्डर 2 है, इसलिए यहाँ पर भी जो जीरो हम जिसके बराबर लिखते हैं इस वक्त हमारे पास एक नल मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अगर सिर्फ आप 0 भी मेंशन कर दें तो भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन मैट्रिसेस की फॉर्म में चूंकि हम काम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर 0 मैट्रिक्स हम लिखेंगे, उसका सेम ऑर्डर लिखेंगे जो बाकी मैट्रिसेस का ऑर्डर है 2 by 2, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इधर हमने ये पहले तो स्केलर k1 के साथ पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, दूसरे मैट्रिक्स को स्केलर k2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तीसरे मैट्रिक्स को स्केलर k3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा k1 प्लस 2k2, यहाँ से आ जाएगा प्लस k3 इक्वल्स टू 0। इसी तरह से यहाँ पर जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है उसको हम ऐड करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2k1, इधर से आ जाएगा 3k2 और यहाँ से आ जाएगा pk3 इक्वल्स टू 0 एंड सो ऑन। हमारे पास क्या है, 4 इक्वेशंस आ गई हैं, 4 इक्वेशंस आई हैं, और जो नंबर ऑफ अननोन है उनकी तादाद कितनी है, उनकी तादाद हमारे पास 3 है, ठीक है, k1 k2 और k3। हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे टू द मैट्रिक्स टू द ऑगमेंटेड फॉर्म। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमने इसको लिखा और इसको एचेलॉन फॉर्म के अंदर हम रिड्यूस कर देंगे। जब हमने इसको एचेलॉन फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर दिया, ठीक है, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमारे पास
ए, बी और सी और डी पर हमने ऐसी कंडीशन लगानी है कि जो लीनियरली कम्बिनेशन हम लिख रहे हैं वो क्या हो, वो डिपेंडेंट हो। ठीक है, डिपेंडेंट के लिए क्या ज़रूरी होगा, डिपेंडेंट के लिए हमारे पास ये ज़रूरी होगा कि यहाँ पर आप देखें रैंक को हम इक्वल करेंगे। इस वक्त हमारे पास क्या है, इस वक्त हमारे पास है कि अगर हम ए बी सी डी इधर देखें सिर्फ एक ही टर्म, थर्ड रो की सिर्फ एक ही टर्म है जो इस वक्त नॉन जीरो नजर आ रही है हमें, सी प्लस ए। हो सकता है कि इसमें सी भी जीरो हो और ए भी जीरो हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन हो सकती है, ये पूरा सी प्लस ए जीरो के बराबर हो जाए। इसी तरह से जो फोर्थ रो है उसमें भी क्या है कि सिर्फ ये वाली टर्म है, बाकी तो सारी टर्म्स हमें जीरो के बराबर नजर आ रही हैं, लेकिन b माइनस टू ए प्लस टी ये एक टर्म यहाँ पर मौजूद है फोर्थ रो के अंदर, और थर्ड रो के अंदर c प्लस ए मौजूद है। इन ऑर्डर टू शो डेट, क्या शो करना है हमने कि ये जो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। इन ऑर्डर टू शो डेट द लीनियर कम्बिनेशन इज लीनियरली डिपेंडेंट, हम क्या लिखेंगे कि c प्लस ए भी जीरो के बराबर है, एंड जो हमारे पास b माइनस टू ए प्लस डी है ये भी जीरो के बराबर है। यहाँ से हमारे पास कंडीशन आएगी a b c और d के ऊपर क्या कंडीशन है कि c प्लस ए ये भी जीरो के बराबर हो और b माइनस टू ए प्लस डी ये भी जीरो के बराबर हो। ठीक है, यहाँ पर यही इन्होंने लिखा हुआ है कि थर्ड रो में जो हमारे पास टर्म है वो c प्लस ए है, जो फोर्थ रो की टर्म है वो b माइनस टू ए प्लस डी है। ठीक है, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है देन द लास्ट मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म गिविंग k1 k2 k3 0। इन दिस केस हमारे पास क्या है, द गिवन मैट्रिसेस विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास k1 k2 और k3 तीनों ही जीरो के बराबर हो जाए तो फिर हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी कि वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दस इन ऑर्डर टू अवॉइड डिवीजन ये सारी चीजें छोड़ दें, बेशक आप सिर्फ यहाँ पर लिखें कि c प्लस ए को भी जीरो के बराबर होना चाहिए और b माइनस टू ए प्लस डी इसको भी जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। एक थोड़ा मेरा ख्याल से और हो सकता है। Let S be a linearly independent set of vectors in a vector space V। ठीक है जी, S हमारे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, R वेक्टर्स हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है ऑफ अ वेक्टर स्पेस। If V is any other vector in V, then the set V1, V2 up till VR, इसमें एक और वेक्टर V आया, is linearly independent if and only if V does not belongs to span of S। इस तरह का एक थ्योरम हम पहले भी कर चुके हैं, उसमें लीनियरली डिपेंडेंट था और यहाँ पर आ रहा था कि V बिलोंग कर जाता है स्पैन ऑफ S से। यहाँ पर हमने क्या करना है कि लेट V हमारे पास एक सेट है वेक्टर्स का जिसमें R वेक्टर्स हैं। इस सेट के अंदर एक और वेक्टर का इजाफा करना है, वो वेक्टर हम कौन सा ले लेते हैं V। ठीक है, एक नया सेट हमने बनाया जो सेट S के ही वेक्टर्स हैं, लेकिन इसमें अब एक और वेक्टर हमने V शामिल कर लिया है। ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर क्या कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ V does not belongs to span of S। अब अगर V span of S से बिलोंग नहीं करता तो इसका क्या मतलब है कि V cannot be written in the linear combination of the vectors of S। ठीक है, अगर V जो है वो span of S से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब क्या है कि V cannot be written in the linear combination of vectors of S। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि let V1, V2, VR up till V be a linearly independent set। Suppose on the contrary, आप देख रहे हैं कि जितने भी हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं कंट्राडिक्शन के साथ ही कर रहे हैं। Suppose on the contrary that V belong करता है span of S से। ठीक है, हमने प्रूफ करना है कि V does not belongs to span of S। हम कंट्राडिक्शन लेंगे कि V belong करता है span of S से। अगर ये span of S से belong करता है then V can be expressed as a linear combination of vectors of S। ठीक है, ये बात यहाँ पर आप याद कर लें। वो क्या बात है कि अगर V span of S से belong नहीं करता then V cannot be written in the linear combination of vectors of S। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं
कि V बिलोंग करता है स्पैन ऑफ S से। जब ये स्पैन ऑफ S से बिलोंग करता है तो V को हम लिख सकते हैं एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने याद कर लेनी है, ठीक है। V can be expressed as a linear combination of vectors of S. Therefore, there exist scalars k1, k2 up till kr such that V can be written as a linear combination of vectors of S. यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा k1 v1 प्लस k2 v2 प्लस ऑन kr vr माइनस 1v इक्वल्स टू 0। इस v को उठाकर हम दूसरी तरफ ले गए हैं, ठीक है, और इसको लीनियर कम्बिनेशन को 0 के बराबर पुट कर दिया। अब अगर ये सारे केस जो हैं k1 k2 अप टिल kr ये सारे के सारे 0 के बराबर हो जाएं तो भी यहाँ पर आप देखें कि v के साथ जो स्केलर है वो कौन सा है, -1। v के साथ जो स्केलर है ये -1 है। देयरफॉर एक स्केलर ऐसा लाजमी एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए क्या कंडीशन है, जिसके लिए कंडीशन है कि ये नॉन जीरो है। जब ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब है कि हमारे पास सेट जो है वो क्या बन जाएगा, सेट हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा, ठीक है। This is a contradiction, hence V does not belongs to the span of S. हमारे पास एक स्केलर -1 नॉन जीरो है, therefore this linear combination is linearly dependent. हमने कहा था कि ये हमारे पास सेट जो है ये linearly independent है, therefore it is a contradiction. हमारी supposition wrong है। supposition हमने क्या ली थी कि V belong करता है span of S से, जबकि क्या हमारे पास आया कि V span of S से belong नहीं करता, ठीक है। इसी का कन्वर्सली करते हैं, यहाँ पे इसे खत्म करते हैं। लेट V does not belong to the span of S। अगर ये span of S से belong नहीं करता then V cannot be written as a linear combination of vectors of S since V1 V2 up till VR are linearly independent। ये सारे हमारे पास linearly independent है, so the relation k1 v1 plus k2 v2 plus so on kr vr equals to 0 is satisfied only if all the scalars k1 k2 up till kr are 0। thus the relation this जो linear combination का है is also satisfied only if all the scalars are 0 because k is not equals to 0, ठीक है। एक तो हमने लिखा कि S हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। S अब क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसलिए क्या इसलिए उसके वेक्टर्स की जो हम लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे वो 0 के बराबर होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक ऐसे सेट जिसमें V भी शामिल है उसकी लीनियर कम्बिनेशन भी लिखनी है। वो क्या करेंगे कि k1 v1 प्लस k2 v2 प्लस ऑन kr vr प्लस इसमें एक चीज का इजाफा किया है, वो क्या लिखा है हमने, kv इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सेटिस्फाई होगा अगर क्या हो k1 k2 अप टिल kr ये तो सारे हमारे पास 0 के बराबर है क्योंकि सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। S सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, kr तक जितने भी स्केलर हैं वो हमारे पास 0 के बराबर हैं। अब अगर हमने इसमें एक और का इजाफा कर दिया k और b का तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ओनली इफ अगर हमारे पास क्या है k 0 के बराबर हो जाए। because if k is not equals to 0 then b अगर हमारे पास यहाँ पर k 0 के बराबर नहीं होता तो फिर क्या हो सकता है कि इस v को हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं एज अ वेक्टर्स ऑफ s। तो v कहाँ पर चला जाएगा, v स्पैन ऑफ s में चला जाएगा। लेकिन हमें कंडीशन गिवन है कि v जो है वो स्पैन ऑफ s से बिलोंग नहीं करता, इसलिए यहाँ पर जो k हम लिख रहे हैं इसको भी 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। इनको ज़रा रट्टे शट्टे मार लीजिएगा क्योंकि इस पर आपने एक दफ़ा तो समझ लिया, दो चीज़ें हैं जो आपने समझने वाली हैं। एक हमारे पास है काफ़ी दफ़ा ये बात रिपीट हो चुकी है कि अगर कोई वेक्टर स्पैन ऑफ एस से बिलोंग करता है तो उसको हम बाकी वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि कोई भी वेक्टर दूसरे वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन में ना लिखा जा सके। ये दो चीज़ें अगर आप याद कर लें